हेलो एवरीवन, आप सभी ने अगर एल्टीग्रेड साइंस का सिलेबस देखा होगा तो आपने जरूर ये भी देखा होगा कि साइंस के सिलेबस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सिलेबस में दी हुई है। और इस टॉपिक पे पूरे यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई है और आप सभी बच्चे लगातार मेरे कमेंट और अप्रोच कर रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट थ्योरी विद प्रैक्टिस के साथ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और जो सिलेबस है एल्टीग्रेड साइंस का वो एक सिंगल वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, आप देखते ही फटाक से आप आंसर कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन का, अगर वो क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है और आपने मेरी वीडियो देखी है तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरी। हेलो एवरीवन, सो आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये जो आपको ऊपर सिलेबस दिख रहा है, ये एक्चुअल सिलेबस है यूपी एल्टीग्रेड साइंस का, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपनी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर सिलेबस की बात करूं तो आप इसमें देखिए सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई है। पहली चीज उन्होंने लिखी है क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑन लैम्डा मैक्स एंड वुडफर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ पॉलीइंस। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं पॉलीइंस तक, ये आपका सिलेबस है। यहाँ से लेके ये आपका है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जो रेस्ट ये वाला पार्ट बचा है ये आईआर से, आईआर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैक्टर्स ऑन विच लैम्डा मैक्स डिपेंड्स। ये है आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिलेबस में दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी एंड आईआर। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कराने वाला हूं। और इस पूरी सिलेबस जो आप बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो जो आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में खाली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं ओनली वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ाने वाला हूं आपको, कंप्लीट वुडवर्ड फिशर रूल। और आप अगर एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे, एल्टीग्रेड का जो पहले पेपर आया हुआ है, उसमें वुडवर्ड फिशर रूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनी 2 वीडियो आएंगी, एक विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, सेकंड आएगी वुडवर्ड फिशर रूल के लिए। उसके बाद तीसरी वीडियो बनेगी हमारी आईआर की, डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये तो है ओवरव्यू में सिलेबस का। अगर अभी मैं बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि तो आपने अगर पहले सुना हो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, आज इस वीडियो में आप सब समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी बहुत टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें अगर बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सीवी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज अलग अलग होती हैं। अपनी जो सिलेबस में दिए हुए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी 2 टाइप दिए हुए हमारे, यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि आपको एक सैंपल दिया जाता है, उस सैंपल के अंदर आपको रेडिएशंस होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको हम लोग पास करते हैं सैंपल से। और जो आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन से जो पास हो रही है यहाँ से, उसके बाद जो पास होने के बाद जो रेडिएशन आ रही है उसको हम एनालाइज करते हैं डिटेक्टर से, और एक ग्राफ बन के आता है। उस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एब्जॉर्प्शन में, जो अपने लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट हमने पास की है सैंपल से। ठीक है, तो क्या ये एनालिटिकल एक टेक्निक है जिसमें हम लोग पता करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कि उसमें कॉन्जुगेशन कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, है ना। कॉन्जुगेशन मेनली हम लोग चेक करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल बॉन्ड, सैचुरेशन या फिर कंजुगेशन कितना है। स्पेशली ये वीडियो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए ही यूज में आती है। ठीक है, अब मैं पूरी वीडियो में आपको पूरा एक डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर बना के सारी चीजें बताने वाला हूँ। अभी खाली हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ऊपर से कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन ए यूवी विजिबल लाइट फॉल्स, जब कोई भी यूवी विजिबल लाइट हम फॉल करते हैं किसी मॉलिक्यूल या अपने सैंपल के अंदर, तो क्या होता है, एक सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब। तो जब भी आप वेवलेंथ के अंदर लाइट पास करें तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस की जो है वो एब्जॉर्ब तो होगी। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर एनर्जी पास की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एनर्जी है, एनर्जी का ही एक वो है फॉर्म। तो जब उसमें हम एनर्जी पास कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्साइटेड हो रहे हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड स्टेट। तो जो स्टेट है लोअर एनर्जी टू एक्साइटेड स्टेट, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं
लोअर से हायर स्टेट जाने में उसी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कितनी कितनी एनर्जी कैलकुलेट हुई है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं लैम्डा मैक्स से। ठीक है, तो उसी से हम लोग ग्राफ बन के आता है और उसी से हम समझते हैं कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्साइटेशन स्टेट हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप किया, कितना उसके अंदर कॉन्जुगेशन है ना। तो बात मैं अगर करूं इसकी अभी, तो आप देखिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो विजिबल पार्ट है और एक है यूवी, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये पार्ट है यूवी विजिबल का, इसमें दो पार्ट है। इसमें क्या अगर आप बात करेंगे पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसमें गामा रेज है, अल्फा है, बीटा है, उसमें ही यूवी विजिबल वाला पार्ट आता है। तो इसकी जो रेंज है वो है 400 से 800 नैनोमीटर, और अल्ट्रावायलेट का पार्ट है 200 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका है विजिबल का, ये है अल्ट्रावायलेट का। तो आपको एक चीज तो पता ही होगी, जब भी हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। मतलब जिस भी रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो इसके इसमें बात करें तो विजिबल की देखो 400 से 800 है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है। अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रावायलेट की रेंज है 200 से 400, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, कोई नहीं। अब होता क्या है, जब बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, जब भी आपने किसी सैंपल को किसी भी रेडिएशन से पास कराया और आपको जो आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है उसको हम लोग रीड करते हैं डिटेक्टर से, तो जो इंटरेक्शन है मैटर का किसी भी रेडिएशन से, यही मेरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर, वो क्या है मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। अब हम बात करें इसकी यूवी के लिए, तो यूवी का जो पूरा सेटअप है आप अगर देखेंगे उसका, अ, जब भी आप ने कभी अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा हो तो उसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोप जो लाइट है मैग्नेटिक यूवी विजिबल की, ये निकल रही है, इससे लाइट सोर्स है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है एक मोनोक्रोमेटर। क्या है? मोनोक्रोमेटर। ये क्या है कि डिफरेंट वेवलेंथ की इसमें से लाइट निकलती है, उसमें पास करता है ये, जो पोलोक्रोमेटिक लाइट है उसको मोनोक्रोमेटर में कन्वर्ट कर देता है, इसका काम यही है मोनोक्रोमेटर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सैंपल। ये क्या है? सैंपल है। तो सैंपल से हुई लाइट पास। ठीक है, अब आपके पास गई कहाँ? ये गई डिटेक्टर में। डिटेक्टर में लाइट आ गई। डिटेक्टर में आने के बाद इसने कुछ डिटेक्ट किया और आपको एक ग्राफ बना के दिया, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। ठीक है, रिकॉर्डर है। अब रिकॉर्डर में जो ग्राफ आपको मिला है उस ग्राफ से ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो आपने सैंपल दिया है उस सैंपल में क्या था, कितने कॉन्जुगेशन थे, कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट उसमें थी नहीं थी, आपको खाली ग्राफ से पता लगेगा। तो ये है पूरा मेरा स्पेक्ट्रोस्कोप, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है यूवी वाला, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट। क्लियर है? ये आपका इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट हो गया। अब देखिए जो लाइट सोर्स है ना, जिसकी बात करें लाइट सोर्स की, तो लाइट सोर्स है। अब इसमें क्या निकल रहा है हमारा लाइट सोर्स है, यूवी विजिबल की जो रेंज है 400 200 से लेकर 800 वाली, वो लाइट निकल रही होगी। तो इसमें लाइट के लिए क्या हम यूज करते हैं, इसमें करते हैं ड्यूटेरियम लैंप। क्या करते हैं? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम लैंप, ये होता है यूवी के लिए। और टंगस्टन अगर हम यूज कर लेंगे, ये होगा विजिबल के लिए, है ना। तो दो हम लोग लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं इस वाले केस में। अगर यूवी का करना है तो आप ड्यूटेरियम लैंप यूज करेंगे, और टंगस्टन यूज कर रहे हैं तो विजिबल के लिए यूज करेंगे। मोनोक्रोमेटर का काम था पोलोक्रोमेटिक लाइट जो उसको मोनोक्रोमेटर में कन्वर्ट करना। सैंपल मेरा है, उसमें एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल रख रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्यूवेट। क्या बोलते हैं? क्यूवेट बोलते हैं, जिसमें हम लोग सैंपल ये होल्ड कर रहे हैं सैंपल होल्डर में। तो जो क्यूवेट है मेरी, वो बनी होती है क्वार्ट्ज की। किसकी बनी होती है? क्वार्ट्ज की, ग्लास की नहीं होती है। इसका रीजन ये कि ग्लास जो है वो अपने यूवी विजिबल वाले जो रेंज है
उसके अंदर लाई करता है। और हम ग्लास की अगर ये सैंपल होल्डर यूज करेंगे तो कुछ जो लाइट जो हम दे रहे हैं सैंपल में वो कुछ ग्लास भी एब्जॉर्ब करेगा और आपको जो एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चाहिए थी ग्राफ के अंदर वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका जो ग्लास है उसने भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया लाइट और उस वजह से कुछ आपका एरर आएगा। इसीलिए हम क्वार्ट्ज यूज करते हैं। क्वार्ट्ज बिल्कुल भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, खाली सैंपल ही एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका जो भी डिफरेंस दिखेगा इंसिडेंट लाइट जो आपने पास की है और जो आपको लाइट बाहर से निकली है ना, उसमें जो डिफरेंस है वो खाली सैंपल की वजह से आएगा और वही आप देख पाएंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि होता क्या है। अब मान लीजिए ये मेरा था सैंपल, ये किसका बना है? ये बना क्वार्ट्ज का, इसे बोलते हैं क्यूवेट। क्लियर? यहां से हम लाइट पास की है जो एक उससे आई है लाइट सोर्स से, जो हमने बताया अगर ड्यूटेरियम और टंगस्टन यूज होती है। मान लीजिए लाइट जो पास हुई है इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, क्योंकि ये इनिशियल इंटेंसिटी है जो हमारी सिर्फ सैंपल से पहले है। ठीक है, अब यहाँ है सैंपल। अब जब हम लाइट पास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सैंपल ने एब्जॉर्ब किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो मान लीजिए ये जो लाइट बाहर निकली है मेरी आई है और यहाँ मेरा डिटेक्टर है और ये मेरा रिकॉर्डर है जहां मेरे ग्राफ मिल रहा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? आपका जो लाइट आपने पास की ये और जो लाइट आपको बाहर निकलती हुई दिख रही है सैंपल से ये, इसके बीच का जो एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, इसका एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है, वही के वो डिफरेंस क्या? वो डिफरेंस वो है जो सैंपल ने एब्जॉर्ब किया है और जो डिफरेंस एब्जॉर्ब किया है वही मेरे को डिटेक्टर निकाल के दे रहा है मेरे ग्राफ के अंदर। अब होता क्या है, जब भी हम अलग अलग मान लीजिए मेरे पास सैंपल है, ए सैंपल है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी। अब मेरे पास चार सैंपल है, मैं चारों सैंपल इसमें मान लीजिए अटैच करता हूँ उस फोटोमीटर के अंदर। मान लीजिए ये किया मैंने ए, आपको कुछ डिफरेंस आएगा लाइट सोर्स का, जो आप जो लाइट पास पास हुई है आपको कुछ ग्राफ मिलेगा। ए के लिए अलग मिलेगा, बी के लिए अलग मिलेगा, सी के लिए अलग मिलेगा, डी के लिए अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरे पास सैंपल जो है ए बी सी और डी सैंपल अलग अलग है। जब सैंपल अलग अलग है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो भी अलग अलग है। जब लाइट पास होगी तो जितनी इंटेंसिटी हम लोग दे रहे हैं लाइट के अंदर इंसिडेंट लाइट में, और जो पास होकर निकल रही है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं और ये अलग अलग अपने एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को। तो जो डिफरेंस है किसी भी मॉलिक्यूल का अपने स्ट्रक्चर को लेके और जो लाइट एब्जॉर्ब का जो एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, उसमें जो डिफरेंस है वो मेरा डिटेक्टर रिकॉर्ड करके मुझे दे रहा है। ठीक है। और यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है अपनी, ये स्पेशली यूज होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉन्जुगेशन के लिए, और कॉन्जुगेशन कितना है या फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कितना, रेजोनेंस कितना है, या फिर मान लीजिए रेजोनेंस बोल सकते हैं और कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स दिखेंगे हर किसी मॉलिक्यूल का अपना अलग ग्राफ आता है और ग्राफ को एक रीड करने का टेक्निक होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्राफ रीड करते हैं, ग्राफ दिखता कैसे है। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? हमने यूवी विजिबल की रेंज देख ली है जो 200 से लेकर 800 है, उसमें पार्ट्स अलग अलग हैं, यूवी का अलग पार्ट है और विजिबल रेंज का अलग पार्ट है। ठीक है। तो हमने फिर देखा ये कि कैसे लाइट पास हो रही है और कैसे कैसे जो डिफरेंस है किसी भी मॉलिक्यूल का, और वो आपको दिखता है डिटेक्टर के अंदर, और आपको जो ग्राफ मिलता है उसमें आप चेक कर पाते हैं। ये फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन है कि कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है और क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है। जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली तो एक अपने साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट्स, लैम्बर्ट्स बियर लॉ। उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व की। अभी हम किसी भी सैंपल से लाइट पास कर रहे हैं या फिर जो लाइट आपको बाहर निकलती दिख रही है, जो ग्राफ दिख रहा है उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है ये पूरा चीजें काम कैसे करती है। तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट्स बियर लॉ। क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट्स बियर लॉ बोलते हैं। ये भाई साहब क्या कहते हैं आपको? ये कहते हैं जो आपने लाइट पास की है किसी भी सैंपल से, जो आप लाइट बाहर दिख रही है बाहर निकलती हुई सैंपल से, ये इसमें जो एब्जॉर्ब आपकी जो लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आपकी डिपेंड करती है दो चीजों पे। किन चीजों पे करती है? पहली चीज, वो आपकी डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब आपने जो सैंपल दिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो उस पर डिपेंड करेगी कि वो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब कितनी होगी सैंपल पे। दूसरी चीज आप उन्होंने बोली वो डिपेंड करेगी पाथ लेंथ पे।
इस पे, मतलब जो मेरा सैंपल होल्डर है, ये क्यूबेट है, इसकी लेंथ कितनी है? जनरली इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, तो हम एल की वैल्यू कितनी देखते हैं? 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अगर ये लॉ को समझते हैं, बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है लॉ की। ये कहते हैं व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू द absorbing medium sample, then the decrease in the intensity of light is directly proportional to the path length of the sample and the concentration of the sample। अगर आपको कभी भी लैम्बर्ट्स थ्योरम लिखने के लिए आता है एग्जाम में, या स्टेटमेंट पूछी जाती है कि एक्चुअल में क्या था, तो ये था व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हम जब इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे थे, हमने बताया था ना कि एक मोनोक्रोमेटर होता है जो आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। तो जब हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी सैंपल से पास होती है, तो जो ऑब्जर्विंग सैंपल है, जो सैंपल बात कर रहे हैं ये, उसमें डिक्रीज आता है इंटेंसिटी का, मतलब जितनी लाइट हमारी इसमें एब्जॉर्ब हुई है, जो इंटेंसिटी लाइट की डिक्रीज हुई है, हमने जो यहाँ लाइट पास की, और लाइट इस पासिंग के बाद यहाँ से बाहर निकल रही है, जो डिक्रीज हुआ है इंटेंसिटी में, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो पाथ लेंथ मेरी क्यूबिट की जो पाथ लेंथ है, ये वो जनरली 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया अपनी इस, जो इन्होंने अपना रूल बनाया है प्रिंसिपल, उस पे इन्होंने दिया कि आपकी जो ए है, एक है ई, ये है सी, ये है एल, ये है लैम्बर्ट्स बियर लॉ का इक्वेशन, इसको बोलेंगे लैम्बर्ट्स बियर लॉ। देखिए इसमें तीन चीजें दी हैं, एक तो है एन, ये मेरा है पाथ लेंथ, इस पे हमारी डिक्रीज इन इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो डिपेंड करेगी, पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगी। सेकंड डिपेंड करेगी हमारे किस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पे डिपेंड करेगी। ये जो एप्सिलॉन देख रहे हैं, ई से बोलते हैं, ये है हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, इसको खाली आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और ये जो आप ए है, ये मेरा है एब्जॉर्बेंस। क्या है? एब्जॉर्बेंस, ठीक है। इसमें चार चीजें फॉर्मूले में है, एक है एल, जिसे बोल रहे हैं पाथ लेंथ, सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट सैंपल, ई है एप्सिलॉन, यानी कि इसको बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ए है मेरा एब्जॉर्बेंस। अब एक चीज मुझे बताना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा इसमें, आप थोड़ा सा ट्राई करना बताने का। मान लीजिए मेरे पास तीन सैंपल है, ए बी सी, इसके अंदर 0.01 कॉन्सेंट्रेशन का सैंपल है, ये है 0.05 का है, और ये 0.5 का है, ठीक। ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मैंने तीन सैंपल की। हमारा अगर सैंपल होल्डर ये है क्यूबेट, इसे बोलते हैं हम क्यूबेट, ये किसका बना होता है? ये होता है क्वार्ट्ज का। क्यों? क्योंकि ये यूवी विजिबल की जो रेंज है लाइट की, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं ए सैंपल लेता हूँ, ये मेरा ए सैंपल है, ये लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, इसको बोलेंगे आई, और ये लाइट आपको यहां से निकल रही है, ये आई है, ओनली आई, ठीक। ये क्यूबेट है। अब पाथ लेंथ तो मेरी सेम ही है, पाथ लेंथ थोड़ी चेंज कर रहे हैं, पाथ लेंथ तो मेरा जो क्यूबेट है वो तो हर केस में क्यूबेट ही चल रहा है, वो 1 सेंटीमीटर का है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हम चेंज क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। ए वाले केस में 0.01 की जो सैंपल है, इस कॉन्सेंट्रेशन का सैंपल है, तो मुझे जो लाइट पास होके मिलेगी और जो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, वो कुछ आएगी ना। मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्स आई, दूसरे केस में लेके चलते हैं बी, सेम करते हैं, बी है, ठीक, ये बी केस है, और ऐसा ही सी केस रख लेते हैं। तो आपके हिसाब से हमने पाथ लेंथ, हमारा जो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में दो चीजें हैं, दो वेरिएबल हैं, एक तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, एक लेंथ है। लेंथ को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेंथ लेंथ मेरी सेम एज इट इज है, एल है हर केस में, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल रहेगी,
और यहाँ भी एल रहेगी। मैं खाली कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्बेंस की, यहाँ पे ए मिल रही है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी ए है। तो ए की वैल्यू क्या आपको लगता है तीनों केस में सेम ही वैल्यू आएगी? बताइए। तीनों केस में सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, आपके हिसाब से तीनों केस में सेम वैल्यू आएगी ऑब्जर्वेंस की या नहीं आएगी? इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या बताया कि आपकी जो इंटेंसिटी है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी, और बात करें हम एब्जॉर्बेंस की, एब्जॉर्बेंस डिपेंड करता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट पे। तो यहाँ जब हम सॉल्यूशन बात कर रहे हैं 0.01 कॉन्सेंट्रेशन कम ले रहे हैं, यहाँ पे 0.05 का लिया था, ये है 0.5 की। तो जब इस चीज की कॉन्सेंट्रेशन आप देखो कितनी ज्यादा हाई है, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 हाई है इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है तो एब्जॉर्ब की जो लाइट है वो भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, होगी नहीं होगी? तो यहाँ भी आपको जो मिलेगा ग्राफ अलग मिलेगा, इस केस में अलग मिलेगा, इस केस में अलग मिलेगा। तो मतलब ये जस्ट मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन पे किस हिसाब से आपकी जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू वो डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे, एब्जॉर्बिलिटी का जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा और आपकी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। रीजन वही है कि मान लीजिए एचसीएल की बात कर रहे हैं, 0.1 का लिया हमने, 0.01 का लिया है। जो एचसीएल की जो मॉलिक्यूल्स हैं इस 0.1 के केस में थोड़े से कम होंगे ना, मतलब डाइल्यूट वाला ये वाला केस है, अगर ये डाइल्यूट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे। इस वाले केस में बहुत पास पास होंगे। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रही है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये है कि मेरे 0.1 वाले केस में कितने एचसीएल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसमें थोड़े ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी ज्यादा है। तो जब मॉलिक्यूल्स की नंबर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा हो गया सैंपल के अंदर, तो जितने एक्साइट कौन हो रहा है, एक्साइटेड तो वही वही हो रहा है ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर स्टेट से हायर स्टेट पर जा रहे हैं, वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसके जा रहे हैं? मॉलिक्यूल के जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होंगी, लोअर टू हाई, और जितनी ज्यादा स्टेट होंगी उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, है ना? तो यही है, जितनी ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, अगर पाथ लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया लैम्बर्ट्स बियर लॉ, है ना? अच्छा, अब देखिए हमने बताया आपको कि होता क्या है जब भी हम लाइट पास करते हैं किसी सैंपल से, तो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आपका होता है ना? क्योंकि हम लोग यूपी में बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, कितने कॉन्जुगेशन हैं, उस डबल बॉन्ड कितने हैं, ये सब चीजों को चेक करने के लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो ट्रांजिशन आपके होते हैं वो क्या होता है? देखिए, एक तो मान लीजिए मॉलिक्यूल है मेरा सी डबल बॉन्ड ओ सी, सिंगल बॉन्ड सी, और ये डबल बॉन्ड सी, ठीक है? यहाँ पे कर लेता हूं मैं ओ एच, ठीक है? ये हो गया। इस केस की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने टाइप के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या बोलूं या बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड है? एक तो मुझे यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल है जी, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। इसको अगर बात करें यहाँ पे दो आएंगे, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है ना? यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड भी इसके अंदर है। पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। एक होता है एन, जिसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब लॉन पेयर्स। अगर यहाँ ऑप्शन हमें दिया हुआ तो यहाँ पे क्या है? ये लॉन पेयर है, तो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग वाला भी केस है ना? अब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ कैसे? जब हम लाइट पास करते हैं किसी सैंपल से, मान लीजिए सैंपल वो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जब उसमें हम लाइट पास करेंगे, एनर्जी देंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होंगे और हायर स्टेट में जाएंगे। तो जो ट्रांजिशन है लोअर टू हाई, वो कितने टाइप की हो सकती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अपने पास देखिए ये है एन, पाई, सिग्मा। यहाँ पाएगा पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये है मेरा नॉन बॉन्डिंग, जिसे हम लॉन पेयर बोल रहे थे। पाई, ये है पाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और इनके एंटी बॉन्डिंग भी है, सिग्मा का सिग्मा स्टार लिखा हुआ हमने, पाई का पाई स्टार लिखा हुआ है। अब ये मेरी लोअर स्टेट है सारे मॉलिक्यूल्स की, ये क्या है? लोअर स्टेट है ट्रांजिशन से पहले की। अब मुझे बताइए आप यहां से, अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है और इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इस करते हैं ट्रेवल, लोअर स्टेट मेरा ये है, हायर स्टेट में जाता हूं मैं, अगर सिग्मा से लेके जाता हूँ सिग्मा स्टार, तो इस गैप देखिए एनर्जी कितना ज्यादा गैप है, ये यहाँ से यहाँ गैप है,
ये कौन सा गैप है? ये है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। बात करते हैं सिग्मा टू पाई स्टार। एक हो सकता है हमारा पाई टू पाई स्टार, और हो सकता है आपका ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, और ये नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार का। यहाँ पे देखो आपको इतने लेवल पार करने पड़ेंगे, एक दो तीन। चौथा स्टेज जो है वो है मेरा सिग्मा स्टार का। तो जब ये वाला ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यहाँ आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और ये जो आपको ट्रांजिशन है ये आपको दिखता है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार का, ये वेरी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब ये ट्रांजिशन होता है, और ये आपको मिलता है एल्केन्स में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स नहीं, एल्केन्स में ये वाला ट्रांजिशन आपको मिलता है। ठीक है। फिर है मेरा एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार देखिए ये है एन टू सिग्मा स्टार, ये भी अच्छा खासा गैप है। तो ये है एल्कोहल और अमाइंस में, इसमें एल्कोहल एंड अमाइंस में ये वाला आपको मिलेगा, और इसका एनर्जी लेवल जो एनर्जी का गैप है वो है मॉडरेट है। अब देखिए ट्रांजिशन किसका हो रहा है, ये हो रहा है एन टू सिग्मा स्टार। एन मेरा क्या था, नॉन बॉन्डिंग, क्या था, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग आपका किसमें मिलेगा, एल्कोहल यानी कि ऑक्सीजन अगर है तो उसमें लोन पेयर होते हैं, और अमाइंस में नाइट्रोजन के पास होते हैं। तो इसीलिए एल्कोहल अमाइंस लिखा हुआ है, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यूज करेंगे जो कॉन्सेप्ट है उससे पता कर पाएंगे कि एल्कोहल अमाइंस में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और तीसरा ट्रांजिशन है मेरा पाई टू पाई स्टार। ये है मेरा, ये होगा एल्कीन्स में होगा, और आपका होगा एरोमेटिक में, इसमें होगा एरोमेटिक में। और इसका जो एनर्जी गैप है ये भी मॉडरेट होता है। पाई टू पाई स्टार, पाई मतलब क्या, पाई मतलब डबल बॉन्ड। अब स्टार, इसका स्टार मतलब इसका एंटी बॉन्डिंग। तो एल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक सिटी एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड उसमें जो रेजोनेंस होता है वो भी पाई ऑर्बिटल्स में होता है, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपका एल्कीन्स और एरोमेटिक में होगा। अब आपका फोर्थ वन लास्ट बचा हुआ है, ये है मेरा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये आपका होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, इसमें होता है कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, और इनका जो एनर्जी गैप है बहुत ही लो होता है। समझ लेते हैं एनर्जी गैप का है, हमने बताया नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। देखिए ये है नॉन बॉन्डिंग मेरा, ये रहा पाई स्टार, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये सबसे वेरी लो गैप है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस ट्रांजिशन में होता है, तो आप आंसर करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज्यादा गैप है एनर्जी का, और वेरी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब ये ट्रांजिशन होता है। और सबसे कम किसका है, वो है हमारा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लैम्बर्ट्स भी लॉ देख लिया, हमने बात कर ली इंस्ट्रूमेंटेशन की, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम कैसे करता है वो चीज चेक कर ली हमने। हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक का जो ट्रांजिशन है वो किस हिसाब से हो रहा है वो देख लिया। अभी बात करें हम लोग, लास्ट का जो टॉपिक बचा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्या, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्रोमोफोर पढ़ लेते हैं। क्रोमोफोर क्या है, ए क्रोमोफोर इज ए group of atoms within a molecule responsible for absorption of UV or visible light to produce characteristic absorption bond in the spectrum। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है ऑक्सोक्रोम जो है इज ए ग्रुप ऑफ एटम, ये किसी ग्रुप का एटम है विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, जो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो बैंड आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये ग्राफ बनता है, ये है एब्जॉर्बेंस, ये है मेरा वेवलेंथ, या लैम्डा लिख देता हूं मैं नैनोमीटर में। ये है, तो मैं ना जब भी कोई सैंपल मैंने उसमें डाला मशीन में, यूवी विजिबल वाली जो मशीन है उसमें डाला, उसमें लाइट गई, हमारी लाइट पास हुई, हमको कुछ पीक दिखेगी, ऐसे कुछ करके आ सकता है। जो पीक है ये है मेरी लैम्डा मैक्स, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। क्या है, लैम्डा मैक्स है, मतलब ये ऐसी वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा मेरी वैल्यू आई है लैम्डा की।
है ना, तो ये लैम्ब्डा मैक्स है। तो जो अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कुछ पीक देगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो जो ऑक्सो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, जो क्रोमोफोर है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल है इन पीक्स के लिए, मतलब जिनकी वजह से आपका जो सैंपल है वो बोलूं एक्टिव है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, उनकी वजह से क्या आ रही है, पीक आ रही है। तो क्रोमोफोर वही है और कुछ नहीं है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, ये जिसे हम बोलते हैं एल्किन्स, एल्किन क्या है, क्रोमोफोर है। ये है सी डबल बॉन्ड ओ, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ये एन, इसे बोलते हैं एजो ग्रुप, ठीक है, NO2, ये है नाइट्रो ग्रुप, क्या है, नाइट्रो ग्रुप। ये हमारे क्या है, सारे के सारे, ये हैं सारे के सारे क्रोमोफोर, क्या है जी, ये है क्रोमोफोर। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो रिस्पॉन्सिबल हो आपके एब्जॉर्प्शन बैंड के लिए, स्पेक्ट्रम में जो आ रहा है आपको, जो ग्राफ में लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू दिख रही है, उसकी वजह से अगर आ रही है तो ये क्या है, मेरे क्रोमोफोर हैं। अगर मैं कोई मॉलिक्यूल नहीं जिसके अंदर सी 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 कर दिया और खाली सिंगल सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रांजिशन हो नहीं रही है, ना डबल बॉन्ड है, ना नॉन लोन पेयर है, ना नॉन बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है। तो आप इन सबको देखिए, ये क्या है, पाई बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लोन पेयर पाई मॉलिक्यूल दोनों है, इसके अंदर भी लोन पेयर पाई मॉलिक्यूल दोनों है, इस केस में भी दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बढ़ा रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और ये आपको क्या, जब भी ट्रांजिशन होगी तो आपको ग्राफ में वैल्यू दिखेगी, और वैल्यू अगर दिख रही है तो वो जिन वजह से दिख रही है, इस केस में उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। क्लियर है यहां तक? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ए कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर में अपेयर कलर्ड डिपेंडिंग विद वेवलेंथ एब्जॉर्ब, वेवलेंथ एब्जॉर्ब। ये कह रहे हैं कंपाउंड जिनके अंदर क्रोमोफोर है वो दिखने में कलर्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ एब्जॉर्ब, जितनी वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जिसमें लिख दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक होता है ऑक्सोक्रोम। इनका भी वही कहानी है। क्रोमोफोर हमारे क्या थे, क्रोमोफोर हमारे रिस्पॉन्सिबल थे ट्रांजिशन के लिए यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और क्रोमोफोर क्या, ये भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन क्या है, डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं होता। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में इनको ऐड कर दे रहे हैं तो इनका रोल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? ये अब कल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप दैट itself may not absorb UV light, but when attached to a chromophore, it alters the wavelength and intensity of absorption. It usually contains lone pair of electrons that can interact with the chromophore extending conjugation. तो देखिए, बहुत अच्छे से एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसके एक अगर इसके एग्जांपल लिख लेते हैं ऑक्सोक्रोम के। ये हो सकते हैं आपके एल्कोहल ग्रुप हो सकता है, ये आपका ये हो सकता है NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप हो सकता है, और हो सकता है आपका NHR। ये आपके हो सकते हैं ऑक्सोक्रोम। अब एक आपको मैं मॉलिक्यूल बताता हूँ। ये है बेंजीन रिंग, इस पर मैंने अटैच कर दिया आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ये है मेरा ऑक्सोक्रोम है पूरा। ये क्या है, ये है ऑक्सोक्रोम। इसकी जो अगर हम इसकी अगर बात करें, जब हमने इसका एनालिसिस किया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो मुझे लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिली, वो मुझे मिली लैम्डा मैक्स की वैल्यू 270 नैनोमीटर। क्या मिली, लैम्डा मैक्स की मुझे वैल्यू मिली है 270 नैनोमीटर। ये क्या है, मेरा ऑक्सोक्रोम है। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, सेम मॉलिक्यूल दोबारा बनाता हूँ, डबल बॉन्ड NO2 ग्रुप, और यहाँ मैंने अटैच कर दिया है एक, मान लीजिए यहाँ पे OH ग्रुप कर दिया अटैच, ठीक। ये तो मेरा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा,
ये वाला पार्ट जो है, ये तो मेरा एचटी यही है, ऑक्सोक्रोम ही है। ये क्या है? ऑक्सोक्रोम ही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी? इसकी आ रही थी 270 नैनोमीटर। कितनी आ रही थी? 270 नैनोमीटर। लेकिन जब मैंने OH ग्रुप अटैच किया है इस सेम मॉलिक्यूल के अंदर, मेरी पहले इतनी वैल्यू थी इसकी, अब वैल्यू कितनी हो गई है? इसकी वैल्यू हो गई है 320 नैनोमीटर। ये किसकी वजह से हुई है? ये हुई है जो अपने एल्कोहल ग्रुप लगाया है ना, इसकी वजह से हुई है। और इसकी वजह से जो वैल्यू चेंज हुई है, यही है मेरा ऑक्सोक्रोम। क्या है? ऑक्सोक्रोम। मतलब OH की अपने आप में, जैसे OH लिख दिया इसको मैं कराऊं तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल में इसको मैं ऐड करा रहा हूं, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू में, वो है मेरे क्या? वो है मेरे ऑक्सोक्रोम। ठीक है। क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर एक मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है, वो ये मॉलिक्यूल पूरा क्रोमोफोर है। सॉरी, हाँ क्रोमोफोर है। इसकी वैल्यू जो आ रही है 217 नैनोमीटर आ रही है। ठीक है। इसमें मैंने जैसे ही OH ऐड किया है, ये क्या कर रहा है मेरी, ये जो कॉन्जुगेशन है इसको इंक्रीज कर दे रहा है। इस पे लॉन पेयर भी है, ये पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, इधर भी करेंगे। तो क्या कर रहा है, ये लगातार मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, रेजोनेंस को बढ़ा रहा है। इसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है मेरे, ये है मेरे सारे सारे ऑक्सोक्रोम। और आप इसके कुछ फॉर्म याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिनॉल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, OCH3 NHR है। ये सारे के सारे ऑक्सोक्रोम ग्रुप वाली कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है यहां तक? है ना? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं, फिर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिलेबस में आपको चार चीजें दी हुई हैं इसी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एक नंबर। दूसरे पे दिया हुआ आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड वन है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। फोर्थ वन है हाइपोक्रोमिक। क्या है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब एक चीज बताइए, तुम लोगों ने देखा था ग्राफ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राफ कैसा आता है? ये आपको मिलता है ग्राफ, यहाँ होता है नीचे, ये होती है एब्जॉर्बेंस, यहाँ होती है आपकी लैम्डा मैक्स, इसको हम लिखते हैं नैनोमीटर में। ठीक है। आपको ग्राफ मिल रही है, ऐसे ग्राफ मिलता है। ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम पीक आपको दिखती है। ठीक है। अब अब ये पीक आपकी शिफ्ट हो सकती है, मान लीजिए किसी वजह से पीक आगे शिफ्ट हो गई, मतलब एग्जाम्पल बताऊं, ये शिफ्ट पहले यहाँ आ रही थी, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ हो गई शिफ्ट, पहले यहाँ पे थी, अब आ गई यहाँ। ये शिफ्ट हुई यहाँ से लेके यहाँ। एक केस में ये भी हो सकता है कि इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए। चार केसेस है आपका, एक हुआ मैंने इसको आगे शिफ्ट किया, एक हुआ यहाँ शिफ्ट किया पीछे की तरफ, एक हुआ कि मैंने इसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर दी ऊपर की तरफ, और एक हुआ कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। चार हैं ये चारों जो इफेक्ट है, शिफ्ट है, ये अलग अलग नाम से है। अब यहाँ बनाते हैं हम लोग एक याद करने के लिए ट्रिक। अगर ये शिफ्ट, ये जो वैल्यू है लैम्डा मैक्स की, अगर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, आगे के डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथो बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और इसे एक नाम से और बोल सकते हैं, जिसका नाम है, हम उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट भी से बोलते हैं। अगर ये वैल्यू इधर शिफ्ट होती है इस डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, भी इसको बोला जा सकता है। एग्जाम में ब्लू शिफ्ट भी लिख सकते हैं। अब सेकंड केस है ये, इसको अगर इधर आगे इस डायरेक्शन शिफ्ट करते हैं तो इसको बोलेंगे हम
हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इसको हीट डायरेक्शन में करते हैं अगर, तो इसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये शिफ्ट लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो रही है अगर ये, तो चेंज आता है ना आपको, वो चेंज आता है आपका खाली आपकी वेवलेंथ में चेंज आता है। अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वेवलेंथ क्या मेरी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इधर ये वाला एक्सिस जो है वेवलेंथ का है। अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में ये वाला, तो मेरी वेवलेंथ की वैल्यू घटती जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है लेफ्ट और राइट के, इन डिफरेंस मेरे खाली वेवलेंथ चेंज की वजह से आते हैं। क्लियर है? और जो अप एंड डाउन वाला जो चेंज है, ये और ये आपका आएगा इंटेंसिटी पे। मतलब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा, तो अगर हम कभी भी चेंज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी सैंपल की, तो अब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे हम, उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो आपका इंटेंसिटी पे चेंज आएगा, कि इंटेंसिटी कितनी लो और इंक्रीज हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है। जैसा कि हमने लैम्बर्ट्स बेयर लॉ में पढ़ा था। क्योंकि इंटेंसिटी मेरी किस पे डिपेंड कर रही है? एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रही है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो आपका है पाथ लेंथ एल, और सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन। पाथ लेंथ हम चेंज नहीं करते हैं जनरली केसेस में, कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज अगर हम करेंगे तो इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो जो इंटेंसिटी की वजह से चेंज आ रहा है वो दो तरह के चेंज आ सकते हैं आपके। एक तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आ सकता है, एक होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब एक चीज बताइए, जैसे हमने अभी पढ़ा ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या थे? ऐसे मॉलिक्यूल थे जो विद इन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ये नाइट्रोबेंजीन का, NO2 था, ये क्या था? नाइट्रोबेंजीन है। ये मेरा क्रोमोफोर है। क्या है? क्रोमोफोर है। इसकी वजह से जो वेवलेंथ मेरी आ रही थी 270 नैनोमीटर, यहां तक मुझे याद है 270 नैनोमीटर थी, मान लीजिए। ये चेंज है। अब इसी सेम मॉलिक्यूल में मैंने क्या किया आपका, मैंने कर दिया NO2 तो था ही, मैंने आपका फिनोल ग्रुप और ऐड कर दिया। तो ये तो मेरा सेम पार्ट है, वो यहां तक ये तो मेरा क्रोमोफोर ही है। लेकिन जो OH ऐड किया है ये था मेरा ऑक्सोक्रोम। क्या था? ऑक्सोक्रोम, OH। इसकी वजह से जो 270 नैनोमीटर पहले थी, जब मेरा फिनोल ग्रुप नहीं था, जैसे ही मैंने फिनोल ग्रुप ऐड किया सेम मॉलिक्यूल, मेरी जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो होगी 300 नैनोमीटर शिफ्ट। तो आप देखिए पहले कितनी थी? 270 है, अभी कितनी? 320 नैनोमीटर है। तो जो शिफ्ट हुआ है, पहले मेरी पीक आ रही होगी, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, अगर मान लीजिए 270 यहाँ पे है, ये 270 वैल्यू है, 320 मान लीजिए यहाँ पे है। पहले ग्राफ आया होगा तो मेरा यहाँ आया होगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ आई होगी 270 पे। जैसे ही मैंने ये वाला ऐड किया, फिनोल ग्रुप ऐड किया, मेरी वैल्यू यहाँ से हट के अब यहाँ नहीं आएगी, अब आएगी यहाँ इस वाले पॉइंट पे। ये कितने पे? 320 नैनोमीटर है। तो मेरी वैल्यू लैम्डा मैक्स की आगे की तरफ शिफ्ट हुई है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। जैसे हम बोल रहे थे राइट शिफ्ट, क्या बोल रहे थे? राइट शिफ्ट। जैसे ये रहा, एक मिनट, ये है, पहले वैल्यू इधर थी, मेरी इधर शिफ्ट हुई है, तो उसको बोल रहे थे राइट शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट है वो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आप एक चीज से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या, जो ऑक्सोक्रोम है वो क्या करते हैं आपके, वो रिस्पॉन्सिबल है रेड शिफ्ट के लिए। इसके लिए रेड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ऑक्सोक्रोम। क्योंकि क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और उसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्लियर है? अगर जैसे ही मैं ऑक्सोक्रोम को हटाता हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा 270 नैनोमीटर पे आ जाएगी, सेम पॉइंट पे जो पहले थी। तो ये अब इसको हटाने के बाद मैं कर रहा हूं अगर, तो ये क्या है, इधर वाली डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है। किसमें शिफ्ट हो रहा है? आपकी लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। तो हो जाएगा आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, एक बार इसका मैं पूरा आपको लिखवा देता हूँ, जिससे आपको मतलब भूलेंगे नहीं, और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप फटाक से लिख देंगे। तो जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, लिखते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसको राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। ये क्या जा रही है, मेरी जा रही है टूवर्ड्स लार्जर वेवलेंथ, टूवर्ड्स लार्जर वेवलेंथ। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारा कब हो रहा है? जब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम।
ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, आपकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा देते हैं। इससे आपका क्या होगा कि जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, और जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड की तरफ, जैसे हम बोल रहे हैं रेड शिफ्ट और वेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो कॉन्जुगेशन से डिपेंड कर रहा है हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू, और कॉन्जुगेशन किससे इंक्रीज होता है, वो होता है आपका ऑक्सोक्रोम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑक्सोक्रोम अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में तो क्या चेंज आएगा, उसमें आएगा वेथोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो उसकी वो शो करेगा मॉलिक्यूल, और आपको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, सेकंड है मेरा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम बोल रहे थे ब्लू शिफ्ट भी बोल रहे थे। ये टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ है, टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ये क्या है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, रिमूवल ऑफ क्या है, कॉन्जुगेशन। इसमें वही केस है, अगर इस वाले प्रोसेस को उल्टा कर दूं, ऑक्सोक्रोम हटा दूं, तो मेरा क्या होगा, कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा और मेरी शिफ्ट किधर हो जाएगी, पहले की तरफ। जो मतलब पहले था जैसे 270 था, हमने ऑक्सोक्रोम ऐड किया तो 320 हो गया। जब ऑक्सोक्रोम हम हटा रहे हैं तो वो दोबारा 270 पे आएगा ना, तो 200 320 से 270 का चेंज है। वो क्यों आ रहा है, वो हमारा क्योंकि हमने ऑक्सोक्रोम उसमें हटा दिया है, और वो ब्लू शिफ्ट हमारा हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, या शिफ्ट बोल सकते हैं इसको, कुछ ही बोल लीजिएगा। ये इंक्रीज इन इंटेंसिटी है। ये क्या है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ये इससे भी मोर कॉन्जुगेशन हम बढ़ाएंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे भी इसका चेंज आता है। फोर्थ बनता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये आपका एक सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदाजा है, पता है, तो और आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे। ये है डिक्रीज इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी। ये रिजिड स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का है तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा एक बार फिर बताता हूँ, ये हमारा ग्राफ बन के आता है। अगर क्या, अगर मेरी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो इसको ब्लू शिफ्ट बोल रहे हैं। इधर राइट शिफ्ट है, ये ब्लू शिफ्ट है। इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है किसी भी चीज किसी भी इफेक्ट की वजह से तो वो हाइपरक्रोमिक है। कम हो रही है तो वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। ठीक है, एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ स्टार्टिंग से, हमने आज अभी क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले देखा सिलेबस। सिलेबस में आपको दो स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, पहली थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड थी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो हमने खाली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें वुडवर्ड फिजर रूल भी पढ़ेंगे, और थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। अब बात करें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक कॉमन टेक्निकल है, एक कॉमन टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक्स है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में यूज करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता यह है कि कोई भी यूवी विजिबल लाइट है वो किसी मॉलिक्यूल पर फॉल कराते हैं, और जो हर मॉलिक्यूल की अपनी कैपेसिटी है, अपना एक स्ट्रक्चर की वजह से जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से। उस ग्राफ से हम लोग स्टडी करते हैं, समझते हैं कि कितना कॉन्जुगेशन था, कितना नहीं है, कितना डबल बॉन्ड है, नहीं है। और वो जो ये जो ग्राफ में चेंज मिल रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मॉलिक्यूल की, वो हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। जितनी एनर्जी वो ले रहे हैं लोअर टू हायर एनर्जी जाने में, उस ट्रांजिशन की वजह से कुछ एनर्जी में चेंज आता है आपके ग्राफ में, वो आपको दिखता है, और आप देख के समझ सकते हैं कि ये चेंज क्यों आया है, किसकी वजह से आया है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो होती है अल्ट्रावायलेट वाली, एक होती है विजिबल। विजिबल की जो रेंज है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि भाई बताओ विजिबल की रेंज क्या थी नैनोमीटर में, तो 400 से 800 आप लिख देंगे कि 400 से 800 मेरी क्या है, विजिबल रेंज है। अल्ट्रावायलेट की 200 से 400 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने पूर्व देखा, फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, जो मशीन है जिससे हम चेक करते हैं उसमें क्या क्या आपके पार्ट्स और वो कैसे काम करते हैं। उसमें पहले आपका होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में हम दो तरह की यूज कर सकते हैं। एक तो ड्यूटेरियम लैंप यूज करते हैं, अगर आपका मॉलिक्यूल यूवी वाला यूवी एक्टिव में आता है, मतलब इस रेंज में आता है यूवी वाली जो रेंज है, तो हम बात करेंगे ड्यूटेरियम लैंप की। अगर टंगस्टन लैंप कर रहे हैं तो विजिबल वाला आप विजिबल रेंज के लिए टंगस्टन लैंप यूज होता है। उसके बाद हमारे मशीन में होता है एक मोनोक्रोमेटर, जो पोलोक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है मेरा सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर बना होता है क्वार्ट्ज से, और जो सैंपल होल्डर है उसको हम बोलते हैं क्यूवेट, है ना, क्यूवेट। ये इसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर की होती है जनरली।
ये बना होता है क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज से क्यों बना होता है? क्योंकि क्वार्ट्ज आपका कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो खाली आपका सैंपल ही करेगा, आपको सैंपल होल्डर कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपको जो ग्राफ जो रीडिंग मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। अगर आप इसकी जगह ग्लास का यूज करते हैं, ग्लास की क्यूबिट का यूज करते हैं, तो उसमें आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, क्योंकि उसमें जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो सैंपल तो कर ही रहा है, प्लस ग्लास जो कर रहा है उसको मिक्स होकर लाइट आएगा। आपको जो डेटा है उसमें आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है सैंपल में, तो इसलिए क्वार्ट्ज का यूज करते हैं। उसके बाद फिर होता है डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करता है आपको यहाँ से जो इंटेंसिटी वाली लाइट जा रही है। उसके बाद आपका होता है रिकॉर्डर, जो आपको ग्राफ दिखाता है कि क्या कितना ग्राफ कैसे मिल रहा है आपको। ठीक है, फिर हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या आता है, कि काम कैसे करता है। जब भी हम सैंपल होल्डर में लाइट पास कर रहे हैं, जिसको हम आई नॉट बोल रहे थे, इंटेंसिटी ये इंसिडेंट लाइट थी, जैसे ही पास हो रही है इससे, तो जितनी इंटेंसिटी इस लाइट की थी, जो लाइट जहां से बाहर निकल रही है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि जनरल हमेशा कमी होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, जब भी आप सैंपल यहाँ रख रहे हैं और आपने लाइट पास की, मान लीजिए इसकी जो इंटेंसिटी थी वो एक्स थी, तो यहाँ पे तो एक्स माइनस एक्स नोट होगी ना, क्योंकि जो एक्स इसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की है, जिसका हमें यहाँ डिटेक्टर में ग्राफ दिखेगा। और जो इतना यहाँ पे हुआ है चेंज इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, ये सैंपल की वजह से हुआ है। क्लियर है? तो जो लाइट और ये लाइट इंसिडेंट लाइट है और जो लाइट बाहर निकल रही है, इंटेंसिटी सेम नहीं होती, क्योंकि हमारी कुछ लाइट इसने एब्जॉर्ब की है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर बात हमने जैसे ही पता लगा कि हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमारे फिर एक लॉ आए, लैम्बर्ट्स बियर लॉ। उन्होंने बताया कि एक फॉर्मूला है और इससे हम कुछ कुछ चीजें पता लगा सकते हैं। उन्होंने फॉर्मूला क्या था, उन्होंने बोला कि कभी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम पास कर रहे हैं किसी भी एब्जॉर्बिंग मीडियम से, जो लाइट का डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी का, वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे। एक तो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, एक डिपेंड करेगा आपका पाथ लेंथ पे, और सेकंड डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे। अब देखिए फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, बोला कि जो एब्जॉर्बेंस है, ए है मतलब एब्जॉर्बेंस, ये दो चीजों डिपेंड कर रही है। एक तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन सैंपल की, दूसरा पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये मेरा एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको एक नाम और है इसका, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। जिस कांस्टेंट है इसको याद नहीं करना है आपको, ये दो पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में क्या क्या चीजें थी। सी है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, एल है मेरा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ किसकी? क्यूबिट की, जो सैंपल होल्डर है। क्लियर है? अब फिर हमने थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा। हमने 4-5 सैंपल लिए एबीसीडी, जिसमें अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की सैंपल्स थे। सेम मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हमने कर दी। तो उसमें हमने क्या किया, फिर हमने लाइट पास की, तो जो लाइट का इंटेंसिटी वो अलग अलग आ रही है, क्योंकि हमारी लाइट तो किस पे डिपेंड कर रही है, एब्जॉर्बेंस डिपेंड कर रही है हमारी डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू भी अपने आप चेंज होती चली जाएगी। फिर हमने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, जो हम लाइट पास कर रहे हैं किसी सैंपल से, जो लाइट पास होने की वजह से जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? वो आपके 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। पहला ये ग्राफ था हमारा नॉन बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, इसके हम बोल रहे थे लॉन पेयर। ये पाई था, ये सिग्मा था। जो ट्रांजिशन आपके 1 2 3 4 4 तरह के आपके ट्रांजिशन हो सकते हैं, ये था। अगर हम बात कर रहे हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये एल्किन्स में सबसे ज्यादा होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है। मतलब पूरी ट्रांजिशन टेबल में सबसे ज्यादा तो इंटेंसिटी चाहिए ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। और सबसे कम वाली कौन सी थी, इसमें ग्राफ से समझ लेते हैं। सबसे कम वाली थी मेरी, ये है एनर्जी लेवल, एक लेवल ही है। तो यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वाला जो है ये वाला, ये सबसे कम एनर्जी गैप में और सबसे कम ज्यादा लाइट, सबसे कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे ज्यादा करेगा ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सबसे कम ये। क्लियर है? फिर हमने देखा क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या भी एक एटम्स का ग्रुप है, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे किस चीज के लिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपको ग्राफ मिल रहा है उसमें डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको ग्राफ में कुछ नहीं आएगा। और वो मैं जनरली बोलूँ तो वो इनएक्टिव है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो सैंपल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने देखा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या कर रहा है, ऑक्सोक्रोम का अपना कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो जब भी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये नाइट्रोबेंजीन थी, ये है मेरा ये मेरा क्रोमोफोर है। यहाँ लिख देते हैं क्रोमोफोर, ये मेरा क्रोमोफोर है। एक बार और लिख लेते हैं, ये मेरा क्रोमोफोर है। नाइट्रोबेंजीन, इसकी वैल्यू आ रही है 270 नैनोमीटर जब मैंने इसका एनालिसिस किया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अल्कोहल ग्रुप अटैच किया, इसकी वैल्यू 270 से कितनी हो गई, 320 हो गई। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम्स जिनको ऐड करने से उनकी जो कंजुगेशन है, रेजोनेंस बढ़ जा रहा है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट हो जा रही है लोअर टू हायर, वो क्या है मेरे, वो सारे के सारे मेरे ऑक्सोक्रोम है। तो ऑक्सोक्रोम के कुछ 4-5 वो थे अपने पास एग्जांपल, जैसे फिनोल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, NHR। ये सारे के सारे ग्रुप मेरे क्या किसमें आएंगे, ये सारे के सारे हैं ऑक्सोक्रोम में। फिर हमने देखा शिफ्ट की बात करी, 4 तरह की शिफ्ट हो सकती है किसी भी ग्राफ में अंदर। बेथोक्रोमिक शिफ्ट है, हिप्सोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिक है और हाइपोक्रोमिक है। जब भी
इंटेंसिटी और ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस साइड से इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिसे हम रेड शिफ्ट बोल रहे हैं, लार्जर वेवलेंथ की तरफ, तो उस शिफ्ट को बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जनरली ये कॉन्जुगेशन जब बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से, या फिर ऑक्सोक्रोम को ऐड करने की वजह से शिफ्ट आती है। जब इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे, मतलब ऑक्सोक्रोम को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा जो शिफ्ट है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं ब्लू शिफ्ट, उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये जो शिफ्ट है हिप्सोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ये मेरी चेंज आ रही है लैम्डा मैक्स की वैल्यू की में चेंज होने की वजह से, और जो अप और डाउन वाली जो चेंज है ये आ रहे हैं मेरे लाइट की इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्बेंस की चेंज हो रही है उसकी वजह से दो शिफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये चेंज है। उसके बाद हमने कुछ कुछ लिखा है इसके बारे में, जैसे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट मेरा लार्जर वेवलेंथ की तरफ होता है, सुक्रोमिक शॉर्टर वेवलेंथ, ये जो आपके इंक्रीज इन इंटेंसिटी और ये डिक्रीज इन इंटेंसिटी। ये वीडियो हो गई यहाँ पे खत्म। हम लोगों ने इस वीडियो पूरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर दी है। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में को यही एंड करता है, और बाकी की सारी चीजें जो बताई हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट कर दीजिए और थैंक यू वेरी मच।